ये बात है 6 महीने पहले की। मैं एक बारबेक्यू स्टॉल के पास से गुजर रहा था और वहाँ एक चीज ने मुझे रोक दिया। एक छोटी सी सफेद सांप थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नाजुक, और कुछ ही पल में उसे काटने वाले थे। स्टॉल वाला अपनी छुरी तेज कर रहा था। मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था, बस एक नजर देखनी थी, एक फोटो लेनी थी। ये सोचना था कि आखिर इतनी सुंदर चीज दुनिया में कैसे आ गई। पर उस छोटी सी सांप ने अपना सिर उठाया और मेरी आंखों में देखा। उस नजर में इतनी बेबसी थी, इतनी बेचारी सी बात थी कि मैं जो हमेशा दूसरों के मामलों में नाक नहीं डालता था, वो मैं उस दिन 200 युवान देकर उस सांप को खरीद ले आया। घर लाते वक्त पूरे रास्ते वो बहुत शांत रही, मेरे हाथ पर चलती रही, बीच बीच में अपनी जीभ निकालती रही, और मैं यही सोचता रहा कि यार किस चीज में फंस गया। रात को मैंने इंटरनेट वालों की सलाह पर उसके घाव की सफाई की, और सफाई करते वक्त एक चीज नोटिस की। घाव के अंदर एक बहुत पतली सी काली सुई थी। जब वो सुई निकली तो जैसे उसने किसी बंधन से आजादी पाई। पूरी सांप एकदम फ्रेश हो गई, खिल गई, और वो सुई पर बहुत महीन से निशान थे, जैसे कोई मंत्र लिखा हो। मैंने उस सांप से पूछा, दर्द हुआ क्या? उसने जैसे समझ गई हो वैसे सिर झुका दिया। हाँ। मैं एक पल के लिए रुक गया। यार ये तो बहुत ज्यादा समझदार है। फिर मैं रसोई में गया। एक डब्बे में अंडे थे। मैंने सोचा इन्हें खिलाता हूँ। पहले मैंने कच्चा अंडा दिया, उसने नहीं खाया। अपनी पूंछ से मेरी कड़ाही की तरफ इशारा करने लगी। मैंने सोच लिया कहीं पका तो नहीं चाहिए इसे। मैंने 2-3 अंडे पका कर दिए और वो सब खा गई। और बात बस इतनी नहीं थी, पूरे डब्बे के अंडे खा गई। मैं हैरान। मैंने बोला, यार इतनी सी जान में इतना खाना? उसने थोड़ी शर्मिंदगी से अपनी जीभ निकाली, जैसे कह रही हो हाँ सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया। मैंने हंसकर कहा, सच में बहुत अच्छा लगता है तुझे, सच में दिल करता है पूरी जिंदगी पालूं तुझे। उसने धीरे धीरे मेरे हाथ पर चढ़ाई, अपनी जीभ निकाली, जैसे हाँ कह रही हो। मैंने प्यार से उसकी पूरी देह सहलाई। सफेद, नरम, चमकदार, ठंडी ठंडी, बहुत ही अच्छी लगी। और सहलाते सहलाते मैंने देखा कि उसका रंग थोड़ा थोड़ा गुलाबी हो गया। मैं हंसा, अरे ये तो रंग भी बदल सकती है। छोटी सी शैतान ने अपना सिर अपनी पूंछ में छुपा लिया, एक गेंद बन गई। मैं और भी ज्यादा हंसा। रात को मैंने सोच लिया कि इसे पिंजरे में रखना पड़ेगा। सांप है भाई, किसान और सांप की कहानी हड्ड तक दिमाग में घुसी हुई है, और वैसे भी रात को काटने आ जाए तो ठीक नहीं। पिंजरे में रखा, चैन से सोता रहा, और सपना आया। एक लड़की जैसे किसी मांगा से सीधा उतर आई हो, सफेद बाल, चमकती आंखें, पूरा हुस्न, पूरी शख्सियत। मैं देखता रह गया, लगभग लपकने वाला था। फिर सोचा यार ये सपना है, ये वाली आजादी सिर्फ सपने में मिलती है। तो सीधा उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। मुंह पर मुस्कान काबू नहीं हो रही थी। बोला, हेलो सुंदर लड़की, अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? उसने धीरे से आंखें खोली, चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कान थी। बोली, शियाओबाई गोंगजी का शुक्रिया जान बचाने का। मैंने एक पल रुककर सोचा, फिर पूछा, तुम वो छोटी सफेद सांप हो? उसने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। हाँ, गोंगजी ने मुझ पर एहसान किया है। इस एहसान के बदले शियाओबाई गोंगजी की एक ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। ख्वाहिश? मेरे सिर के ऊपर से गुजर गया। उसने बोला, जो भी हो, जो किसी को नुकसान न पहुंचाए वो पूरी करूंगी। मैं सोचने लगा, यार ये तो बिल्कुल व्हाइट स्नेक वाली कहानी जैसी लग रही है। उसमें शूशियान ने क्या कहा था? कुछ ऐसा कहा था कि एक खूबसूरत और वफादार बीवी चाहिए। मैं उठकर उसके पास गया, थोड़ी सी मजाक में बोला, एक ऐसी खूबसूरत लड़की जो तुम्हारी जैसी हो वो मेरी बीवी बन जाए, क्या ऐसा हो सकता है? उसने तुरंत मुंह फेरा। बोली, गोंगजी मुझसे शादी की बात मजाक में मत करो। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी ठोड़ी पकड़ ली। आवाज में एक खिंचाव था जब मैंने कहा, शियाओबाई क्या तुमने कभी सुना है कि जान बचाने का एहसान जान देकर चुकाया जाता है? वो जल्दी से मुंह फेरने लगी। आंखों में कुछ था, कुछ छुपाना चाहती थी। चांदी जैसे सफेद बालों में एक पल के लिए लाली आ गई। मैंने धीरे से उसका सिर वापस घुमाया और बोला, मैंने ठीक कहा या नहीं? वो पलटी, आंखों में एक चेतावनी थी, थोड़ी सी परीक्षा भी। बोली, गोंगजी एक बार ध्यान से देख लो, मैं एक सांप हूँ। और उसके पैर के पास से एक ठंडा लिप्टन उठने लगा। पूंछ चढ़ रही थी। मैंने नीचे देखा, सफेद पूंछ थी और एक एक पैमाने पर रोशनी नाच रही थी। मेरे मुंह से निकला, वाह ये तो कमाल है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, बोला, देख लिया, और अंदर से सोच रहा था, यार और भी ज्यादा पसंद आ गई। गुलाबी सफेद चीज किसे पसंद नहीं होती? शियाओबाई तुम रंग भी बदल सकती हो, बहुत कमाल हो। क्या काला रंग कर सकती हो? नहीं 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 नहीं। उसकी आवाज में साफ घबराहट थी। तुम मुझसे डरते नहीं हो? मैंने उसकी रत्न जैसी दोनों आंखों में देखा और बोला, असल में अभी डरना तुम्हें चाहिए मुझसे। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और मैं जैसे भूखे शेर की तरह झपटा। उसके चेहरे पर एक के बाद एक वो चुप रही, बस लाल होती रही। जब मैं अगला कदम उठाने वाला था तो उसने अचानक मुंह फेरा। आवाज में शिकायत थी। बोली, तुम मेरे लिए जिम्मेदार बनोगे? बिल्कुल। मैंने बिना एक पल रुके जवाब दिया। पर तुम इंसान तो हमसे डरते हो ना? कोई पर नहीं, वो है मैं हूँ। तुम बस बताओ कि क्या चाहिए। जब तक तुम मेरे साथ शादी का वादा नहीं करते, मेरे पति नहीं बनते, तब तक तुम मुझे और नहीं छू सकते। ये सांप की लड़की भी अजीब बड़े सलीके से काम करने वाली थी, पर मुझे ये पसंद आया। ठीक है, हाँ, पर ये साइन कैसे होगा? मैं बेताब था, कहीं भोर न हो जाए। उसने मेरा हाथ पकड़ा, धीरे से अपने होंठों तक ले गई, हथेली पर एक बोसा दिया। ठंडा स्पर्श था, पर उस एक पल में मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। मैंने भी वैसा ही किया। उसकी हथेली पर एक बोसा दिया। उसकी सांसें एक पल के लिए उलझ गईं। उसने हाथ जल्दी से वापस खींचा और बोली, असल में तुम्हें बस मुझे देखना था, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, माफ करना। मुझे लगा ये दोनों तरफ से होता है। वो पूरी तरह लाल हो गई। आवाज में थोड़ी शर्म थी। बोली, तुम इंसान बस मीठी मीठी बातें करके बहलाते हो और जब मन नहीं करता तो मुड़कर चल देते हो। ये कहते हुए उसके हाथ रुके नहीं। हवा में एक लाल धागा प्रकट हुआ। उसने हमारी दोनों कलाइयां बांध दी। आखिर में एक दिल की गांठ बंधी। उसने मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों की उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। एक ठंडी और एक गर्म सांस हथेली से शुरू होकर पूरे बदन में फैल गई, अंदर समा गई। हो गया। उसने मेरे हाथ पर बनी सांप की छाप को देखा। एक पल के लिए हैरान हुई, फिर खुशी से खिल उठी। हमारे सामने एक विवाह पत्र प्रकट हुआ। हम दोनों ने अपने अंगूठे का निशान लगाया, अपना अपना नाम लिख। साइन होते
होते ही मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तो अब शुरू करें। उसने शर्माते हुए सिर हिलाया, नजरें मिली, फिर जल्दी से कट गईं। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और बस उसके पास पहुंचने ही वाला था कि बकवास घड़ी ने अलार्म बजा दिया। मैं तुरंत बैठ गया, गुस्से में, नाराजगी में। यार बस एक कदम और था। इतना असली सपना पहले कभी नहीं आया था। अच्छा हुआ आज छुट्टी है, वरना ये मूड लेकर ऑफिस जाता। मैंने एक आंख खोलकर उस जगह देखा जहाँ कल रात शियाओ बाई को रखा था। खाली था। दिल एक पल के लिए डूबा। अरे कहाँ गई? इतनी छोटी सी है, जहर भी हो सकता है। किसी को काट लिया तो? मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली और आखिर में वो मिली मेरे बिस्तर पर, अपना सिर अपनी देह के नीचे छुपाए और पूरी सांप थोड़ी थोड़ी लाल थी। कल का सपना याद आया। मैंने खुद को एक थप्पड़ मारा, फिर अपने दोनों हाथ देखे, साफ थे, कुछ नहीं था। यार इंसान को अकेले नहीं रहना चाहिए ज्यादा दिन। सांप देखकर भी सुंदर लगने लगती है। मैंने उसे उठाया। अरे स्पर्श गर्म क्यों है? बीमार तो नहीं पड़ गई? मैंने धीरे से हिलाया। शियाओ बाई ठीक हो? जिंदा हो? उसने आंखें खोली, मेरे हाथ पर बैठ गई, अपना सिर 2 बार नीचे झुकाया। साफ था कि मूड अच्छा था और घाव भी लगभग ठीक हो चुका था। शियाओ बाई बहुत अच्छी है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपथपाने की कोशिश की, पर उसका चेहरा एकदम जम गया। वो मेरी हथेली पर घूमने लगी, इधर उधर। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, लगा खुश है इसलिए नाच रही है। मैंने कहा शियाओ बाई शांत हो, चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने एक बड़ा थैला उठाया, उसे अंदर रखने लगा, पर जैसे ही नीचे रखी उसने मेरी कलाई पकड़ ली, अपनी पूंछ लिपटा ली और आस्तीन में घुस गई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ रह सकती हो, पर बाहर मत निकलना, किसी को डरा मत देना। उसने थोड़ा सिर बाहर निकाला, जीभ निकाली। हाँ, मेट्रो में जाना ठीक नहीं लगा तो कैब बुलाई। जो कैब आई उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कायन थी, एकदम लग्जरी। मुझे लगा गलत कैब है, रुका रहा, पर ड्राइवर खुद नीचे उतरकर दरवाजा खोलने आया। तब यकीन हुआ। अंदर बैठा तो शियाओ बाई बेचैन होने लगी, बाहर आना चाह रही। मैं दबाता रहा। सांप की अपनी एक दहशत होती है, जो भी देखे डर जाए। ड्राइवर साहब ने पूछा, भाई साहब आप पालतू जानवर रखते हो? अच्छा भला सांप क्यों पाला? मैंने थोड़ा अजीब महसूस किया। यार शियाओ बाई कहीं दिखी नहीं, तो इन्हें पता कैसे चला? मैंने बोला हाँ, एक सांप है, बहुत शांत है, काटती नहीं, घाव था इसीलिए डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। ड्राइवर ने कहा, भाई मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा डॉक्टर है, अगर बुरा ना मानो तो सांप मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। मैंने शियाओ बाई की तरफ देखा। अंदर से एक आवाज आई, ये ठीक नहीं है, क्या पता मर ही जाए। मैं चुप रहा। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो मैं सीधे उसी क्लिनिक ले चलता हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ। मैंने थोड़ा सोचा, शियाओ बाई को देखा, आंखें उम्मीद में थीं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद हम एक पेट हॉस्पिटल के सामने थे। देखने में बहुत ऊंचा और शानदार था, महंगा भी लगा, पर शियाओ बाई का चेहरा उत्सुकता से चमक रहा था। मैंने मन में कहा चलो जो भी हो। अंदर गया, शियाओ बाई को मेडिकल स्टाफ को दिया, खुद बड़े हॉल में बैठ गया। पर एक अजीब बात थी, जब से मैं यहाँ आया था, यहाँ के सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कोई अजनबी देखता है, कोई अलग किस्म का जीव देखता है। तभी फ्रंट डेस्क वाली दीदी आई, मिठाई और चाय लेकर। बोली, शू साहब थोड़ा खा लीजिए, आपकी सांप का घाव गहरा है, थोड़ा वक्त लगेगा और ये सब फ्री है, नई दुकान खुली है इसलिए। मैंने चाय का एक घूंट लिया, पूरा दिमाग ताजा हो गया। पर तभी एक बात दिमाग में आई जो मुझे परेशान कर गई। मैंने ड्राइवर को कभी अपना नाम नहीं बताया था, फिर इन्हें शू साहब कैसे पता? मैं सोच ही रहा था कि सामने एक सफेद बालों वाली औरत आकर बैठ गई, उम्र में बड़ी, पर चेहरे पर एक खास तेज था। मैं फोन देखता रहा, पर उनकी नजरें बहुत ज्यादा जल रही थीं। मुझे असर हुआ, मैंने सिर उठाया, दोनों की नजरें मिली। मैंने हंसकर कहा, दीदी कुछ काम है? उन्होंने मुंह बिचकाया, मेरे ऊपर से नीचे तक नजर घुमाई। साफ था कि बहुत खुश नहीं थी। फिर बोली, छी, ये है तीसरी बहन का पति? देखने में इतना साधारण है, बच्चा सच में कभी दुनिया नहीं देखा, पहली बार घर से निकली और किसी ने बहला लिया। इतना कहकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। मैं उलझा, इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। इन्होंने ईयरफोन भी नहीं लगाया था, मतलब ये खुद ही बोल रही थी। नई कोविड वाली बीमारी लगती है, थोड़ा अजीब होना एकदम नॉर्मल है। मैंने ध्यान नहीं दिया और वापस फोन में लग गया। थोड़ी देर बाद मेडिकल स्टाफ शियाओ बाई को लेकर आया। एक भी घाव नहीं था, बिल्कुल साफ, सफेद, चमकदार। मैंने हाथ बढ़ाया, वो फिसलती हुई मेरे हाथ पर आ गई, मेरी उंगलियों से बार बार रगड़ी, धीरे धीरे जीभ निकाली और नजरें बार बार मेरी हथेली पर जाती रहीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। काउंटर पर बिल देने गया, जितना सोचा था उससे बहुत कम था और साथ में ढेर सारे तोहफे भी दिए। बोले नई दुकान है, छोटी सांप के लिए खाना फ्री। वक्त बचा था तो मैं शहर से बाहर एक प्राइवेट किचन रेस्तरां में खाने गया। छुट्टी का दिन था, खुद से ज्यादती नहीं करनी थी, पर शियाओ बाई की वजह से प्राइवेट कैबिन लिया। बाकी लोग डर जाते। खाना आया, मैंने उसे बाहर निकाला, बोला शियाओ बाई देखो क्या खाना है। उसने पूरी मेज देखी, एक पल के लिए आंखें खुशी से चमकी, फिर अपनी पूंछ से एक तंदूरी चिकन की तरफ इशारा किया। मैंने उसे एक टांग पकड़ाई, सोचा खुद खाए, पर उसे खाना नहीं आता था, मुझे ही एक एक टुकड़ा तोड़कर देना पड़ा। आधा घंटा लग गया। मैंने थक कर मेज की तरफ देखा, आधे से ज्यादा खाना साफ हो चुका था। मैंने बोला शियाओ बाई, भाई मैं भी थोड़ा खा लूं? उसे तब होश आया, शर्म से लाल होकर उसने सिर हिलाया। घर वापस आते आते रात हो गई। घर पहुंचते ही आंखें बंद हो गईं, बहुत जल्दी नींद आ गई, पर थोड़ी देर बाद लगा जैसे किसी ने मुझे खींचा। आंखें खुली तो वही जगह थी, वही सपना, वो सांप की लड़की वहीं थी, पर आज कल से कुछ अलग थी, उदास। उसका चेहरा बंद था। मैं खुशी से दौड़कर उसके पास गया, धीरे से पूछा, हेलो सुंदर, इतनी बुझी बुझी सी क्यों हो? क्या हुआ? उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ा, हथेली देखने लगी। एक पल पहले तक उदास, अगले पल चेहरा खिल गया। बोली, मैंने सोचा था तुम मुझे पसंद नहीं करते। आवाज में रोने जैसी बात थी, सुनकर दिल पिघल गया। मैंने उसे सांत्वना दी, कैसे नहीं करूंगा, अभी सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम ही मेरी एकमात्र हो। तो फिर पति मुझे नानी क्यों नहीं बुलाते? वो आंखें टिकाए मुझे देख रही थी, उम्मीद से भरी हुई। मैंने सोचा ये सांप की लड़की भी अजीब तरह के सलीके वाली है, पर ठीक है, तुम सुंदर हो, मुझे कोई नुकसान नहीं। नानी, ये शब्द निकलते ही सामने की लड़की एकदम लाल हो गई और मेरे पैरों में एक ठंडी पूंछ लिपट आई। उसने मेरा हाथ उठाया, हथेली पर एक बोसा दिया। कल वाली सांप की छाप फिर से आ गई। उसने हाथ फैलाया और मुझे पूरी
पूरी तरह अपने में समेट लिया। पूंछ के छल्ले चढ़ने लगे। बोली, पति तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। मेरा चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया। मैंने मन में कहा, यार उल्टा हो गया, मैं थेरेपी करने आया था। खुद ही थेरेपी मिल गई। उसके बाद के दिनों में यह सिलसिला चलता रहा। हर रात सपने में वो मिलती। हम दोनों के बीच बहुत कुछ होता, पर सुबह उठता तो सब साफ, हाथ खाली, बिस्तर खाली। पर अजीब बात यह थी कि थका होने के बावजूद दिन भर ऊर्जा भरी रहती। दिन में काम पर जाता, शियाओबाई घर पर रहती, हॉस्पिटल वाला खाना खाती। शाम को जब घर आता तो वो अपनी पूंछ उठाकर मेरा इंतजार कर रही होती। हम दोनों मिलकर एक खेल खेलते थे, बाईं तरफ दाईं तरफ, आगे देखो। वो हर बार थोड़ा मना करती, पर हर बार मान जाती और मेरी हंसी नहीं रुकती थी। कभी कभी मैं बाहर से खाना पैक करके आता, हम दोनों साथ बैठकर खाते। एक निवाला, उसके लिए एक मेरे लिए। वो जैसे मेरी बच्ची थी, जैसे घर का हिस्सा थी। पर एक बात थी जो परेशान कर रही थी। शियाओबाई बड़ी हो रही, तेजी से खाना ज्यादा नहीं खाती थी, पर हर रोज थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाती थी। अब लगभग आदमी जितनी लंबी हो गई। सांप छोटी हो तो प्यारी लगती है, पर इतनी बड़ी हो जाए तो मन में थोड़ा डर भी आता है। मैंने कभी कभी सोचा कहीं हॉस्पिटल के खाने में कुछ तो नहीं, पर जब भी ऐसा सोचता शियाओबाई जीभ निकालकर मना करती। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वैसे बाकी कोई परेशानी नहीं थी। सहारे लेटो तो नरम और ठंडी। कभी कभी वो मेरे कंधे पर चढ़ जाती, सफेद से गुलाबी सफेद हो जाती। और अजीब बात यह थी कि मुझे उससे कोई डर नहीं लगता था, जबकि बाकी सांप देखकर पसीना आ जाता। एक दिन मैंने फोन पर एक वीडियो देखा। जब तुम्हारी पालतू सांप एकदम सीधी लेट जाए तुम्हारे बगल में, या तुम्हें पूरी तरह अपनी देह में लपेट ले, तो एक पल भी मत सोचो, उसे तुरंत खत्म कर दो। पहले मैंने देखा तो बस अजीब लगा, पर जब जाकर असली वजह पढ़ी तो एकदम ठंडा पड़ गया। और फिर दिमाग में वो सब आने लगा। पिछले कुछ महीने शियाओबाई का अपनी बड़ी पूंछ से मुझे लपेटना, सिर को मेरे सिर पर टिकाना। मन अजीब हो गया, नींद नहीं आई। कई रात सोचता रहा, मारना बहुत क्रूर होगा। 6 महीने साथ रहे हैं, छोड़ नहीं सकता, पर रखना भी डर पैदा कर रहा था। आखिर तय किया, जंगल में छोड़ देते हैं। वीकेंड पर दोस्त से गाड़ी ली, शियाओबाई को लेकर जंगल गया। उसके लिए खाना रखा, पर वो बेचारी नजरों से मुझे देख रही थी, जैसे जा रहे हो ये समझ रही थी। मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने बोला, शियाओबाई यहीं रुको, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसने जीभ निकाली, फिर रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। मैं बिना पलटे चला गया। वापसी के पूरे रास्ते दिल भारी रहा। इतने महीने साथ रही, इतना प्यार किया, और मैं उसे जंगल में छोड़ आया। अगले कुछ दिन बहुत खराब रहे। नींद नहीं आई। रात को सपने में वो सांप की लड़की भी नहीं आई। कमरा खाली लगता था। मैं एक रात बिस्तर पर लेटा था। पैरों के पास से एक जानी पहचानी ठंडक आई। वो ठंडक पांव से होती हुई सीने तक चढ़ी। कान के पास एक आवाज आई, शिकायत भरी, थोड़ी रुआंसी। पति, तुमने कहा था पूरी जिंदगी रखोगे, उस जगह अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं हड़बड़ा कर उठा। आसपास कुछ नहीं था। मन में अजीब सा सूनापन आया। इन सालों में मैं हमेशा अकेला रहा, पर इन 6 महीनों में शियाओबाई थी, जैसे घर में कोई था, परिवार था। जब वो छोटी थी, इतनी डरपोक कि काटना भी नहीं आता था। वो याद करके दिल दुखने लगा। तभी फोन बजा। देर रात का वक्त। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई साहब नमस्ते, दरवाजा खोलिए, आपका कुरियर है। मैं उठने लगा, फिर एकदम रुक गया। इतनी रात को कुरियर? ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने शांत रहकर बोला, ओह अच्छा, पर मैंने हाल में कुछ मंगाया नहीं था। उसने कहा, नहीं भाई, नाम और नंबर एकदम सही है, आप दरवाजा खोलिए। मैंने चुपके से कैट आई से झांका। आदमी मास्क पहने था, कुरियर वर्दी में था, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने बोला, नहीं भाई, मैं नहाने जा रहा हूँ, दरवाजे के पास रख दो। उसने कहा, नहीं भाई, ये कीमती सामान है, हो जाए तो ठीक नहीं, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। मेरी पीठ पर ठंड दौड़ गई। ये बंदा इंतजार कर रहा है, रात को, देर रात। ये मतलब एक ही हो सकता था, मुझे कोई देख रहा है। मैंने शांत रहकर कहा, ठीक है रुको। मैंने किताबों की मेज दरवाजे के सामने लगा दी। सबसे पहले पुलिस को फोन किया, फिर खिड़की खोलकर बाहर भागने का नाटक बनाया, और खुद अलमारी की सबसे ऊपरी खाने में छुप गया। बाहर वाला बेचैन होने लगा, भाई साहब 10 मिनट हो गए और नहीं रुकूंगा, अभी अंदर आता हूँ। मैं चुप, दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजे से एक मशीनी आवाज आई, ताला खुलने की, और वो अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने पूरे कमरे की तलाशी की, खिड़की देखी, एक नजर डाली, और फिर एकदम मेरी अलमारी की तरफ पलटा। अलमारी का दरवाजा खुला और मैं एक पल में कूदा। उसके पेट में पूरी ताकत से लात मारी। वो दोहरा होकर जमीन पर गिरा। मैं दौड़ा, दरवाजे से निकला, पर बाहर दूसरा था। उसने मेरी बांह थाम ली। भाई कहाँ जा रहा है? 2 महीने से निगाह रख रहे हैं, थोड़े पैसे दे जा। और मैंने बिना सोचे पलटकर एक मुक्का दिया। उसने हाथ छोड़ा। मैं भागा, और ऐसा लगा जैसे कोई और ताकत मेरे हाथ में आ गई हो, जो मेरी नहीं थी। दोनों पीछे से गालियां देते भागे। मैं बड़ी सड़क की तरफ भागता रहा। तभी सामने से एक सफेद चीज तेजी से मेरी तरफ आई, और मैंने झट से उसे उठाया, पलटा, और उन दोनों की तरफ पूरी ताकत से फेंका। फेंकने के बाद मैंने देखा, शियाओबाई की आंखें हैरत और डर से भरी थीं। जो दोनों पीछे आ रहे थे वो एकदम चीखने लगे, भागने लगे। पर मैंने शियाओबाई को वापस उठाया, और फिर एक बार और दे मारी। धप, एक तो वहीं गिर गया, दूसरा आंखें पलटाता हुआ भागने लगा। मैं शियाओबाई को लेकर उसके पीछे भागता रहा। पुलिस वाले आए तो क्या देखा, मैं एक बड़ी सफेद अजगर कंधे पर उठाए पीछे भाग रहा हूँ, और आगे वो आदमी भागते भागते सीधे पुलिस वाले से लिपट गया। पुलिस वाले को समझ नहीं आया किसकी मदद करे। मैंने अजगर नीचे की, और पुलिस वाला अपना दूसरा फोन निकालने लगा। पर जब मैंने नीचे देखा तो मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। शियाओबाई नहीं थी, मेरी बाहों में एक सफेद बालों वाली लड़की थी। वही चेहरा, वही आंखें, लाल रत्न जैसी। वो मेरी गोद में थी, आधी बेहोश, और बड़बड़ा रही थी, पति मैं उसे काट सकती हूँ, पति मैं उसे काट सकती हूँ। पुलिस वाले ने एक नजर उस लड़की को देखा, फिर मुझे देखा, फिर अपने फोन में बोला, योआ गुआनजू एक बार आ जाओ। मैं पूरी तरह भौंचक्का था, पर उस लड़की का चेहरा देख रहा था, जिस चेहरे से अनगिनत बार सपने में मिल चुका था। वो लाल आंख, वो होंठ। मेरे दिल में कहीं जवाब आ गया। योआ गुआनजू वाले आए, उन्होंने सीसीटीवी देखा, फिर मुझे देखा, काफी देर चुप रहे, फिर बोले, बाई लिन ने इंसान पर खुद से हमला नहीं किया, सांप को हम ले जाएंगे, और परिवार के सदस्य के तौर पर आप भी हमारे साथ आइए। हम योआ गुआनजू के दफ्तर पहुंचे। थोड़ी देर बातें हुई, फिर शियाओबाई मुझे एक कमरे में ले आई।
आई अपनी कमरे में। मैं उसके कंधे को देखता रहा, मेरा दिमाग गूंज रहा था। 3 सवाल थे, इंसान है या सांप, असल में क्या है, और ये सब सपने में नहीं था। मैंने पूछा तुम इंसान हो या सांप। वो घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। बोली मैं एक यो हूँ। यो। कुछ लोग बाहर से शांत दिखते हैं और अंदर से पूरी तरह टूटे होते हैं। मैं उन्हीं में से एक था उस पल। मैंने बोला यो। अच्छा। वो डरी हुई मुझे देख रही थी। बोली पति मत डरो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगी। मैंने देर तक सोचा, फिर एक सवाल पूछा जो असल में मेरे दिल में था। देश में तो यो के बनने पर रोक है ना? उसने ध्यान से बोला, मैं पहले से बनी थी, योआ गुआनजू की लिस्ट में हूँ। अच्छी यो हूँ, इंसानों को नुकसान नहीं। ठीक है, मान लिया। और फिर असली सवाल, इंसान और यो साथ रह सकते हैं? योआ गुआनजू मानेगा? अब सब खुले हैं, लोग बदल गए हैं और मेरे पास सरकारी आईडी है। मैं एक सही यो हूँ, तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं, बल्कि लंबी उम्र और ताकत देती हूँ। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली, पर आखिरी बात थोड़ी विज्ञापन जैसी लगी। फिर उसने बोला, आज तुम्हें खतरे में देखा तो तुरंत दौड़ कर आई। ये कहते हुए उसने एक हाथ से अपना वो गाल छुपाया जो लाल और सूजा हुआ था। मुझे याद आया, मैंने उसे फेंका था। उसके चेहरे पर चोट लगी थी। मेरा दिल डूबा। मैंने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा, सहलाया। उसने शर्माते हुए मेरा हाथ थाम लिया। उस गाल पर मेरा हाथ रगड़ने लगी। बोली, पति आगे से मुझे मत छोड़ना, हमने वादा किया है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मेरे मुंह से निकला वह, मुझे लगा सपना था। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए, रोने लगी। बोली, धोखेबाज, यो की भावनाएं धोखे से नहीं मिलती। तुम पसंद थे इसीलिए वो वादा हुआ, और अब कह रहे हो सपना था। वो बिस्तर पर पलटी खाने लगी, रोने लगी, बोलती रही कि बेकार हूँ, किसी लायक नहीं, किसी से प्यार मिला और वो भी धोखा। मैंने एक पल रुक कर सोचा, खुद मैंने ही पहले उससे कहा था, खुद ही उसका हाथ पकड़ा था, खुद ही वो वादे किए थे। मैंने कहा, मैंने नहीं कहा कि नहीं मानता, बस थोड़ा वक्त चाहिए, दिमाग को एडजस्ट करने दो। ये सुनते ही उसने तुरंत सिर उठाया, आंखें चमकी और एकदम आकर मेरे चेहरे पर एक बोसा दे दिया। मैं जानता था कि मैं खुद ही इसमें फंसा था, खुद मांगा था, खुद वादा किया था। अगले दिन योआ गुआनजू वाले मुझे पूरा समझाते रहे, इंसान और यो मिलकर रह सकते हैं, नुकसान नहीं, फायदा है, लंबी उम्र, ताकत, सुरक्षा। और फिर उन्होंने एक बात बताई जिससे मेरा मुंह खुला रह गया। हमारे और बाइलिन के अंडे से 120 दिन में बच्चा निकलेगा, 100 साल में इंसानी रूप लेगा, 300 साल में बालिग होगा। मुझे लगा मैं खुद अपना गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि साथी मिलने के बाद हर महीने 10 दिन एक खास मनस्थिति आती है। मुझे पूरी तरह लगा कि मैं खुद अपने लिए जाल बना लिया। उसके बाद शियाओ बाई मुझे अपने घर ले गई, अपने बड़े भाई से मिलवाया, बाई शियाओ, वही जो कायन वाले ड्राइवर थे, और बड़ी बहन बाई यू, जो अभी भी मुझे नापसंदगी से देख रही थी। घर वापस आए, शियाओ बाई हर शाम मेरा इंतजार करने लगी, दरवाजे पर मुस्कुराते हुए। जब कभी कोई और लड़की मेरे आसपास होती, वो बस इतना कहती, मुझे तुम पर भरोसा है, और कुछ नहीं। कभी कभी वो कई दिन गायब होती, पर जब वापस आती तो हाथ में सोना भरा होता। बोलती सुना है इंसानों को यह सुनहरी चीजें बहुत पसंद होती हैं। पहले मैंने सोचा कहीं से चुराई है, पर पूछने पर पता चला योआ गुआनजू का काम करती थी। जो कमाया वो मेरे लिए सोना लेकर आई, और इन दिनों मेरे हाथ की सांप वाली छाप धुंधली नहीं रही, पक्की हो गई, जैसे चमड़े में से उगी हो। इसे देखकर वो बहुत खुश हुई। बोली, पति ने सच में दिल से मान लिया। फिर वो मेरी गोद में आकर बैठ गई, झिझकते हुए आहिस्ता से मेरे करीब आई, और इस बार मैंने मना नहीं किया।